Hello everyone. Today I am going to start a very important series जो मुझे लगता है कि आई शुड शेयर विथ यू। तो मैं एक पहले छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस न्यू सीरीज़। तो ये जो सीरीज़ है इसमें बेसिकली हम लोग प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है वो ये है कि इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखा है मैंने। एक तो कि पहला कि प्रीवियस ईयर पेपर्स जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स यूपीएससी कंडक्ट कराता है सीएससी के पैटर्न पे, मतलब सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के पैटर्न पे ही बहुत सारे दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं, सीडीएस, सीएपीएफ और भी बहुत सारे जो यूपीएससी खुद कंडक्ट कराता है। तो कहीं ना कहीं सिलेबस का ओवरलैप है, टॉपिक्स का ओवरलैप है और वो क्वेश्चंस मिलते जुलते यूपीएससी में भी देखे जाते हैं। या यूँ कहें कि वो जो क्वेश्चंस जो एरिया इन अन्य एग्ज़ाम्स में देखे जाते हैं वो यूपीएससी में भी देखे जाते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में दो तरह का ओवरलैप मैक्सिमम आपको मिलेगा, एक एनसीईआरटी का और दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर का। तो जो पहली प्रायोरिटी है इसमें वो ये है मेरी कि आपकी इफ़िशियंसी को इम्प्रूव किया जाए। मतलब कि आप इधर उधर से क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें और अपना टाइम वेस्ट ना करें ज़्यादा। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सारे ऐसे सोर्सेज को फॉलो करने लग जाते हैं जिनकी इफ़िशियंसी बहुत कम है। ठीक है, आउटपुट ज़्यादा नहीं है और वो सिलेबस तो यूपीएससी का मैच करते हैं, लेकिन जो यूपीएससी का क्वेश्चन आस्किंग का पैटर्न है उसको कैचअप नहीं कर पाते। तो मेरी प्रायोरिटी ये है कि क्यों ना मैं सीधा जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए एग्ज़ाम्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस पिक करूँ और उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूँ जो यूपीएससी ने खुद बनाए हैं। तो इसमें तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं रहेगा कि ये क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड उस लेवल का नहीं है, या फिर ये मैं कोई अपने मन से बना रहा हूँ या किसी कोचिंग के क्वेश्चंस को उठा रहा हूँ। ये मैं सीधे यूपीएससी के क्वेश्चंस को उठा रहा हूँ। तो ये पहला फ़ायदा तो ये है इसमें। इसके अलावा इसमें मैं जो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो मैं थीम बेस्ड अप्रोच लेके चलूँगा। इसमें कोई सब्जेक्ट्स का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के ही क्वेश्चंस रखूँगा। सब्जेक्ट्स को सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट कवर करने से अच्छा है कि टॉपिक बाय टॉपिक कवर किया जाए। मतलब कि जो टॉपिक्स यूपीएससी में रिपीटेटिव मोड में रिपीट होते हैं, जैसे कि आप देखिए फॉर एग्जांपल पॉलिटी के क्वेश्चंस देखिए, तो हर साल एक फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन प्रियम्बल से क्वेश्चन होता है रहता है। और इसी तरह से आपको डीपीएसपी के क्वेश्चंस दिखेंगे, कई बार पंचायती राज से रहता है। तो ये सब फिक्स्ड एरिया है, यूपीएससी के पैटर्न है यूपीएससी के, जो हर साल रिपीट होते हैं हर एग्ज़ाम्स में, लगभग सीडीएस में भी, सीएससी में भी और दूसरे ईपीएफओ हो गया या कोई और। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं थीम बेस्ड अप्रोच लेके चल रहा हूँ ताकि क्वेश्चंस का जो प्रामाणिकता हो, उनकी इफ़िशियंसी हो, ये मैक्सिमम रहे। तो इसके फ़ायदे हैं कि ये तो पहला कि आजकल जो ट्रेंड है यूपीएससी का, जिसमें कि बहुत डायनेमिक पैटर्न है, उसमें कोई फिक्स नहीं रहता कि किस सब्जेक्ट के कौन से एरिया से क्वेश्चन आएंगे या कौन से कंपाइलेशन से क्वेश्चन आएंगे या स्पेक्ट्रम से आएंगे या फिर आपके विपिन चंद्रा से आएंगे, कोई कह नहीं सकता। तो उसको ध्यान में रखते हुए सीधे सीधे हम यूपीएससी के पेपर्स को हिट करेंगे और एनालाइज करेंगे कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, और वो मैक्सिमम एनसीईआरटी रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन पर ध्यान रखेंगे। और दूसरा, इससे क्या होगा कि हम यूपीएससी के पैटर्न को पकड़ पाएंगे, उनके आंसर्स को डिकोड कर पाएंगे, तो हम लोग राइट टॉपिक पे डायरेक्ट हिट करेंगे और हमारा प्रैक्टिस बिल्कुल सदा हुआ एकदम सही सटीक डायरेक्शन में होगा। फिर तीसरा है कि वो आपका एफर्ट को रिड्यूस करेगा। मतलब आप एक क्वेश्चन बना रहे हैं फंडामेंटल राइट पे जो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड का है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कौन कौन से राइट्स फॉरेनर को अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो वो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी लिमिटेड, मतलब अ, कई टेस्ट सीरीज में रिपीटेड रहता है, लेकिन यूपीएससी में ये पूछता नहीं, और पूछेगा तो पूछने का तरीका कुछ काफ़ी अप्लाइड तरीका होता है, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को भी देखेंगे। फिर अगली चीज़ है कि आप जो रिवाइज कर रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, आप कई बार ऐसे पेजेस से गुजरेंगे, ऐसे टॉपिक से गुजरेंगे जिनके बारे में आपको आइडिया नहीं होगा कि ये कितने रिलेवेंट है प्रिपरेशन के हिसाब से। तो क्यों ना अगर हम प्रीवियस ईयर को ही सी डायरेक्ट प्रैक्टिस करें डेली,
तो हमको डेली बेसिस पे एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में, और जब हम नेक्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे होंगे तो जब हम पेज से उस टॉपिक से गुजरेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि ये एग्ज़ाम व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला चीज़ है कि कई बार हम ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं अलग अलग टेस्ट सीरीज से, अलग अलग सोर्सेज से, जहाँ पे कई बार क्वेश्चंस का लेवल बहुत हाई होते हैं, ठीक है, और कई बार बहुत लो होते हैं। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम को हम लोग बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं अगर हम डायरेक्टली यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, या फिर उससे उससे मिलते जुलते एग्जाम्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। फिर तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि बेस्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज़ टू डू मैथमेटिक्स। आपको अल्टीमेटली प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में वहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये बात तो सब जगह लागू होती है। सारे कोचिंग्स कहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए डेली, ताकि आपकी एफिशिएंसी बढ़े, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड ऑल दैट। उसमें एक इंग्रेडिएंट और ऐड कर दिया जाए कि आपको वहाँ एग्ज़ाम में यूपीएससी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कोचिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। तो क्यों ना हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं, या फिर दूसरे मिलते जुलते एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं, उसको क्यों ना डेली अटेम्प्ट करें। तो ये एक तरीका हो सकता है जो मेरे हिसाब से बेटर है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम एक सीरीज़ करना शुरू कर रहे हैं ये, और तो अब लेट नहीं करेंगे इसमें, अब हम शुरू करते हैं। और मैं एक बात कह दूं कि मैं यहाँ पे काफ़ी जुगाड़ करके, काफ़ी इधर उधर से जमा करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से चुन के, फिर उनका सोल्यूशन ढूंढ के कि वो एनसीईआरटी में है, कहाँ है, कौन से सोर्स से हैं, रिपीटेटिव है कि नहीं, क्या है, तो उनका सारा चीज़ समझने के बाद मैं उसको यहाँ पे ले रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं हर रोज़ ये वीडियोज़ लाऊँ, मेरे वीडियोज़ आने में टाइम लगेंगे, बट मैं एक चीज़ प्रॉमिस करता हूँ आपको कि ये जो क्वेश्चंस रहेंगे इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम रहेगी, इसमें मैं मैक्सिमम एफर्ट डालूंगा, इसमें कोई कामचोरी नहीं रहेगी। तो इसलिए टाइम लग सकता है दो वीडियो के बीच में, तो प्लीज़ एडजस्ट करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, डेक्कन Agriculturalists Relief Act of 1879 was enacted with which of the following objectives? आपको पता है कि डेक्कन राइट्स हुआ था 1870s के लास्ट लेग में, ठीक है। तो उसी के उपलक्ष्य में डेक्कन एग्रीकल्चरलिस्ट रिलीफ एक्ट 1879 लाया गया था, ठीक है। तो उसमें 4 ऑप्शन से उसका पूछा गया है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। देखिए, ये यूपीएससी का एक टिपिकल वे है किसी चीज़ को पूछने का, खास करके मॉडर्न इंडिया में एक ट्रेंड देखने को मिलता है। अगर वो चंपारण सत्याग्रह है तो उसमें पूछ सकता है चंपारण सत्याग्रह का ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है। तो इसी तरह से कोई क्रांतिकारी संगठन है, कोई रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, तो पूछेगा उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। सिमिलरली कोई पार्टी है गदर पार्टी, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अराउंड फॉर्म हुई थी, तो वहाँ भी पूछेंगे सेम कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो इस तरह से आइडियोलॉजी जो होती है किसी पार्टी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी मूवमेंट का, या फिर जो एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, उनका मेथड ऑफ स्ट्रगल होता है, इन सब चीज़ों पे आजकल यूपीएससी ज़्यादा ध्यान देती है। और तो उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है जिसमें कि ऑब्जेक्टिव पूछा गया है एक एक्ट का, एक कानून का जो अंग्रेज लेके आए हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन पहला जो है वो है रिस्टोर लैंड ऑफ डिस्पोसेस्ड पीजेंट्स। दूसरा, इंश्योर फाइनेंशियल असिस्टेंस पीजेंट्स ड्यूरिंग सोशल एंड रिलीजियस ओकेजन्स। तीसरा, रेस्ट्रिक्ट द सेल ऑफ लैंड फॉर इंडेप्टनेस ऑफ आउटसाइडर्स प्ले। एंड डी है गिव लीगल एड टू इंसॉल्वेंट पीजेंट्स। तो इसमें आप एक सेकेंड पॉज कर लीजिए और ऑप्शंस पढ़ के आप आंसर बताइए। और मैं ऑप्शंस को एक बार समझा देता हूँ। पहले में ये था कि पहला ऑप्शन ये कहता है कि जो पीजेंट्स थे जिनके ज़मीन छीन लिए गए थे, ठीक है, उनको वापस करना, ये था एम। ऑप्शन बी में कहता है कि सामाजिक और धार्मिक ओकेजन्स जो होते थे, सोशल एंड रिलीजियस ओकेजन्स, उसमें जो पीजेंट्स होते थे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, ये मोटिव था। तीसरे में कि कोई जब वो मनी लेंडर्स या कोई बाहरी जिससे उन्होंने मनी लेंड कर रखा था,
ठीक है। वो जब डिफ़ॉल्ट कर जाते थे, जब वो पे नहीं कर पाते थे, उस केस में उनके जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी होती थी, जो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम लैंड होती थी, उसका सेल ना हो पाए, मतलब कि उसको उसकी बिक्री ना हो पाए, उससे रोकने के लिए ये कानून लाया गया था। चौथा है कि लीगल एड इंसॉल्वेंट पीजेंट्स, जो इंसॉल्वेंट पीजेंट्स जो थे, दिवालिया घोषित जो पीजेंट्स थे, उनको लीगल एड देने के लिए ये एक्ट लाया गया था। तो इसमें सही ऑप्शन आपको बताना है, तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो है ऑप्शन सी, जिसका मतलब है कि डेक्कन एग्रीकल्चरलिस्ट रिलीफ एक्ट जो था 1879 का, वो बेसिकली पहली बात तो आपको ये समझना है कि डेक्कन राइट्स जो हुए थे 1875 के बाद, ठीक है, उसको रोकने के लिए या उसमें जो वायलेंस हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए जो पीजेंट्स थे उनको रिलीफ पहुंचाने के लिए थी। तो इसके जो बैक स्टोरी है वो हम समझेंगे अब। देखिए, डेक्कन राइट्स जो हुआ था वो 1875 के बाद शुरू हुआ था। उसमें ये हुआ था कि एक सिस्टम था, ओल्ड सिस्टम जो था, एग्रेरियन सोसाइटी, जो मैक्सिमम हमारी सोसाइटी थी उस समय इंडिया की। तो एग्रेरियन सोसाइटी में पीजेंट्स होते हैं जो बेसिक जो लैंड में आपका एग्रीकल्चर के प्रोफेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, और उसको करने के लिए उनको कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो पैसे थे वो मनी लेंडर से आते थे, ठीक है, जो साहूकार और सेठ होते थे कुछ उस तरह के। तो मनी लेंडर से पैसे लेके वो एग्रीकल्चर में लगाते थे, और फिर जो उससे जो रिटर्न मिलता था उसे वापस वो पे करते थे, और वो अपना लाइवलीहुड सिक्योर करते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि आउटपुट कम हो जाता था, या फिर काफ़ी अन्य कारणों से वो लोग वापस से जो उन्होंने मार्केट से पैसा उठाया होता है उसको वापस नहीं कर पाते थे। तो उस केस में उनके जो प्रॉपर्टी हैं वो दखल कर लिए जाते थे मनी लेंडर्स के द्वारा, ठीक है, और इस तरह से वो अपने ही प्रॉपर्टी से एविक्ट कर दिए जाते थे, यानी कि उनको निष्कासित कर दिया जाता था। तो एक समय बाद ऐसा हुआ कि ये सिस्टम काफ़ी ऑप्रेसिव हो गया, मतलब उनका शोषण होने लगा, क्योंकि कई बार इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई होता था, कई बार सूखा पड़ गया, इफ़िशियंसी उतनी एग्रीकल्चर की रही नहीं। तो उस सिचुएशन में कर्ज बढ़ने लगा किसानों पे, पीजेंट्स पे। तो उसके बाद वो कर्ज के तले दबते चले गए, और एक टाइम आया कि इट वाज आउट ऑफ कंट्रोल ऑलमोस्ट। तो उन्होंने मनी लेंडर्स पे हमला कर दिया, और उससे फिर डेक्कन राइट्स जो दंगा हुआ वही डेक्कन राइट्स के इवेंट में तब्दील हो गया, जिसको हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनिशियली ये उतना वाइड स्प्रेड नहीं था, ठीक है। तो शुरू में तो सरकार ने इसको, गवर्नमेंट जो थी उसने इग्नोर कर दिया, और लेकिन जब वायलेंस ज़्यादा बढ़ गया तब ये सरकार ने संज्ञान लिया, ठीक है। तो इसमें था कि 1875 में जो मार्केट प्लेस में जो मनी लेंडर्स रहते थे उन पे अटैक किया गया, उनके जो गोडाउन थे, उनके घर थे, उनको जला दिया गया, और बेसिकली उनके जो अकाउंट बुक्स थे जिनमें वो बही खाता सबका मेंशन होता था कि किसकी ज़मीन कितनी कहाँ और किस पे कितना कर्जा है, वो जला दिया गया। दे ऑल्सो टॉर्च द हाउसेज ऑफ साहूकार पीपल हु वेयर बोथ ट्रेडर एंड मनी लेंडर्स, ठीक है। द फार्मर्स वेयर लेड बाय विलेज हेडमैन। तो जो फार्मर्स होते थे वो उनको विलेज हेडमैन लीड करता था। तो यहाँ पे 3 डिवाइड दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से सुनिएगा। 3 डिवाइड दिख रहा है। एक ग्रुप है मनी लेंडर्स का, एक ग्रुप है पीजेंट्स का, जिसमें विलेज हेडमैन भी है, मतलब गांव का मुखिया भी है, जो उनका ग्रुप है, कम्युनिटी है, उसका मुखिया भी है। तो मतलब कि पूरा गांव का जो कम्युनिटी है वो एक अकेला है। दूसरी तरफ मनी लेंडर और ट्रेडर्स हैं, वो एक अलग ग्रुप है, और गवर्नमेंट जो है वो तीसरा ग्रुप है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट जो है वो पैसिव है, वो इन्वॉल्व नहीं है सीधे सीधे। ये लड़ाई है मनी लेंडर्स और पीजेंट्स के बीच की, समझ रहे हैं। तो कई बार ऑप्शंस में ऐसा रहता है कि ये सरकार और पीजेंट्स के बीच की लड़ाई थी, और सरकार के ऑपरेसिव रेवेन्यू सिस्टम के कारण ऐसा हुआ था। तो ये गलत हो जाएगा। ये सरकार के ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू कारण नहीं था भी तो ये इनडायरेक्ट कॉज था, ये डायरेक्टली सरकार का कोई ऐसा इन्वॉल्व नहीं था कारण, ये सीधे सीधे मनी लेंडर्स और पीजेंट्स के बीच की लड़ाई थी। तो इसीलिए, ठीक है। तो ये पहली चीज़ तो कि इसका कारण पूछा जाए, पहले तो ये क्वेश्चन उठते हैं इसमें कि किन के बीच ये हुआ। तो मनी लेंडर्स और पीजेंट्स के बीच। इसका कारण क्या था? इसका कारण मेन था हाई इंटरेस्ट रेट
और इंडेप्टनेस ऑफ पीजेंट्स। फिर मैंने अभी कहा कि मेथड्स ऑफ स्ट्रगल पूछे जाते हैं मूवमेंट्स के, तो यहाँ पूछा जाएगा, और एम पूछे जाते हैं। तो पहली बात तो कि डेक्कन राइट्स का एम क्या था, उसमें क्या करना चाह रहे थे पीजेंट्स, तो उसका आंसर ये है कि वो बेसिकली मनी लेंडर्स को टारगेट कर रहे थे, और उसमें भी वो उनके अकाउंट बुक्स जला रहे थे ताकि उनका जो कर्ज का जो बही खाता है वो जल जाए। ठीक है, फिर इसमें है कि यहाँ साफ साफ लिखा है कि द फार्मर्स मेन मोटिव वाज टू डिस्ट्रॉय द अकाउंट बुक्स। ठीक है, फिर इसमें उन्होंने दूसरे भी मेथड अप्लाई किए कि सोशली बॉयकॉट किया मनी लेंडर्स का। मतलब कि सोशल बॉयकॉट का क्या मतलब है कि मनी लेंडर्स जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हमें, वो और कोई हमारे एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो पाए, हमारे गांव में या हमारे कम्युनिटी में किसी और को कर्ज ना दे पाए। ठीक है, वो हमसे पैसे ना कमा पाए, इसीलिए पूरा गांव ने मिलकर डिसाइड किया कि हम उनको एंटरटेन नहीं करेंगे, अब से उनसे पैसे नहीं लेंगे, ताकि उनका बिजनेस ठप पड़ जाए। तो ये सोशल बाइकाट का इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ हुआ है यहाँ। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सबसे जो यहाँ पे दिख रहा है कि पूना सार्वजनिक सभा के जो फाउंडर हैं M.G. रानाडे, काफ़ी प्रोमिनेंट नेम है उस एरा का, उन्होंने भी इस कॉज को सपोर्ट किया था, पीजेंट्स के कॉज को सपोर्ट किया था। तो जब ये वायलेंट बहुत ज़्यादा हो गया मूवमेंट, तब डेक्कन राइट्स कमीशन सेटअप किया गया। ठीक है, जिसने कि अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1878 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यूपीएससी जो भी एग्रेरियन क्राइसिस से रिलेटेड लॉ है, ठीक है, कमीशन है, उसको बार बार पूछती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस लिहाज से। तो पहला तो ये जो लॉ, जो एग्रीकल्चरलिस्ट रिलीफ एक्ट है, ये इसी पे क्वेश्चन आएगा कि इसका एम क्या था, जो भी हमने देखा क्वेश्चन है भी। दूसरा कि डेक्कन राइट्स का रिकमेंडेशन क्या था, ये भी पूछे जा सकते हैं आपके। ठीक है, तो डेक्कन राइट्स कमीशन ने जो रिपोर्ट दी वो पीजेंट्स के फेवर में थे। उन्होंने ये कहा कि पीजेंट्स जो हैं उनके साथ मतलब सही नहीं हुआ है, और उनके ज़मीन को सेल करने का मतलब बिक्री करने का मतलब जो मॉर्गेज जो ज़मीन था उसको बेचने का अधिकार नहीं देना चाहिए, और उनकी ज़मीनें वापस कर देनी चाहिए। ये डेक्कन राइट्स कमीशन का रिपोर्ट्स का सजेशन था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। फिर है, तो ये जो डेक्कन राइट्स कमीशन का रिपोर्ट था, इसी रिपोर्ट के बेसिस पे एक लॉ पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। कहाँ किया गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट, नॉट इन इंडिया। ठीक है, 1879 में, जिसको हम कहते हैं एग्रीकल्चरलिस्ट रिलीफ एक्ट। ठीक है, जिसने ये इंश्योर किया कि फार्मर को अरेस्ट न किया जाए। दो चीज़ें इंश्योर की, पहला कि फार्मर को अरेस्ट न किया जाए, जो उन्होंने वायलेंस किया वहाँ पे, मनी लेंडर्स के बुक जलाए, अकाउंट बुक्स, उनको अरेस्ट ना किया जाए, पहली चीज़ तो ये। और दूसरा कि जो इंडेप्टनेस है उनका, मतलब कि जो कर्ज में है, उस कारण से भी उनको अरेस्ट नहीं किया जाए। मतलब कि अरेस्ट दोनों कारण से, चाहे वायलेंस हो गया चाहे इंडेप्टनेस हो गया, दोनों कारण से अरेस्ट न किया जाए। और एक और रिकमेंडेशन था कि उनकी जो ज़मीनें हैं उनको वापस कर दी जाए। तो ये इस हिसाब, तो ये इंडियन एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट ने इस मामले को सेटल किया। तो इस पूरे प्रकरण में पूरा डेक्कन राइट्स है, इसमें 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये कि कब हुआ ये सब, तो ये सब तो पीसीएस वगैरह एग्जाम्स में पूछते हैं, कई बार यूपीएससी में भी, लेकिन ये ओल्ड ट्रेंड हो गया है। न्यू ट्रेंड है, उसमें पूछेंगे आपको डीआरसी, डेक्कन राइट्स कमीशन, और उसके क्या सजेशंस थे, और उसके बाद उससे कौन सा लॉ निकल के आया, दैट इज़ एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट, और फिर उस एक्ट ने क्या इंश्योर किया, ये पूछे जाएंगे, जिसको हमने भी क्वेश्चन में यहाँ पे देखा। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम सबसे इम्पोर्टेंट बात ये करने जा रहे हैं कि आप ये देखिए कि इसमें जो की टेक अवे है ये इस क्वेश्चन में, ये है कि क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट क्या है, लीडर कौन होंगे, रीजन ऑफ राइट्स क्या थे, इसके अलावा गवर्नमेंट का क्या रोल रहा, गवर्नमेंट ने इसको किस तरह से परस्यू किया, गवर्नमेंट ने जो कमेटी बनाई उसके रिकमेंडेशन क्या थे, ये सारे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा विलेज कम्युनिटी का क्या रोल था, इसके आगे फिर कि राइटर्स का एम क्या था, मतलब वो उस मूवमेंट से वो क्या अचीव करना चाह रहे थे, और उनका मेथड क्या था, मेथड था अकाउंट बुक्स को जलाना। ओके, जो भी हमने देखा। इसके अलावा फिर वो स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, जो उन्होंने कमेटी बनाई, उसके बाद कानून पास किया, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और उसमें जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तब आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप इसको रिवाइज़ करें बार बार। देखिए, चूँकि ये क्वेश्चन
CDS का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, पहले CDS 1 2019 का क्वेश्चन है, वहाँ से मैंने लिया है इसको। और ये क्वेश्चन सीधे सीधे NCERT से उठाया गया है। और ये जो साइड में आपको दिख रहा है डेक्कन राइट्स कमीशन, ये सीधे सीधे क्वेश्चन वहीं से बना है। तो कई बार हम ऐसा होता है कि कई बार हम बहुत सारे कोचिंग के मटेरियल्स पढ़ते हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज लगाते हैं, और भी n नंबर ऑफ चीज़ें करते हैं, लेकिन एक ही चीज़ जो है DRC मान लीजिए है, तो कई बार आप कई सारे सेट लगाएंगे कोचिंग टेस्ट सीरीज के, तो एक आध बार वो क्वेश्चन आएगा और वो भी कोई एक खास पॉइंट पे वो क्वेश्चन पूछा जाएगा उस टॉपिक के बारे में, फॉर एग्जांपल DRC के बारे में, तो वो अच्छे से इशू को एड्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि आप बार बार प्रीवियस ईयर को देखें, बार बार उन्हीं सोर्सेस से लगाएं और बार बार NCERT पढ़ें, बार बार उसको क्लियर करें, तब जाके आपका क्लैरिटी बनेगा और आप किसी भी क्वेश्चन को, इस टॉपिक पे किसी भी क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। और चूंकि ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है तो बार बार यही पूछा जाएगा। यही UPSC का पैटर्न है कि जो एरिया है उसी से क्वेश्चन बार बार बनते हैं। अब मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखिए, आप चैप्टर का नाम ऊपर देखिए, कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, ये है, आपको साफ दिखेगा यहाँ पे, एक सेकेंड, कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, ये चैप्टर का नाम है। ये क्लास 12 के पार्ट 3 का फर्स्ट चैप्टर है ये। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सेम चैप्टर में से है। Let's look at that. The next question is, the limitation law which was passed by British in 1859 addressed which of the following issues? Limitation law जो था उसका जो एम था, क्या था, कौन से इशू को एड्रेस करना था? अगेन देखिए, अगेन लिमिटेशन लॉ जो पूछा गया है वो ब्रिटिश द्वारा बनाया गया, मतलब जो सरकार है उसकी नीतियाँ हैं, जो लॉ है, ठीक है, किसी क्राइसिस को टैकल करने के लिए, उस पर क्वेश्चन है। और दूसरी चीज़ कि पूछा गया है कि मेन एम क्या था, मतलब कौन से इशू को टैकल करना चाह रहा था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से पैटर्न रिपीट हो रहा है और वो उसी चैप्टर से है। अभी हमने जो चैप्टर देखा जिस पर डेक्कन राइट्स कमीशन जो था, जिस चैप्टर में था, उसी चैप्टर से ये भी क्वेश्चन है। और ये भी UPSC के CDS 2019 के पेपर का ही क्वेश्चन है। मतलब कि सेम पेपर सेम चैप्टर, मतलब एक ही पेपर में एक ही चैप्टर से मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आई रिपीट, एक ही पेपर में एक ही चैप्टर से मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट NCERT इज। ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। The limitation law which was passed by British in 1859 addressed which of the following issues? इसमें लोन बॉन्ड would not have any legal validity, तो ये तो आउटराइटली काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि लोन बॉन्ड जो है, मतलब लोन बॉन्ड्स का मतलब मैं समझा देता हूँ कि मनी लेंडर और जो पीजेंट्स हैं, यहाँ भी मनी लेंडर और पीजेंट्स की बात आ रही है। मतलब यहाँ भी वही एग्रेरियन रूरल सोसाइटी को अंडरस्टैंड किया जा रहा है, मतलब वही सेम चैप्टर है। ठीक है, व्हेन यू गो थ्रू द चैप्टर यू विल अंडरस्टैंड द होल इकोनॉमी ऑफ रूरल साइड, ओके, इन ब्रिटिश इंडिया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़ के ना आप सही से सोसाइटी का आकलन नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली जो अप्रोच है कॉलोनियल इंडिया को पढ़ने का, इकोनॉमी, खास करके इकोनॉमी को पढ़ने का, वो रूरल इकोनॉमी को पढ़ने का है, ना कि जो स्पेक्ट्रम में पैटर्न दिया हुआ है वो है। ठीक है, तो लेट्स सी। तो पहला तो क्वेश्चन काफ़ी एक्सट्रीम है कि लीगल वैलिडिटी ही कोई नहीं रहेगी जो आप बॉन्ड साइन करेंगे लोन देने के बाद। ठीक है, तो उससे पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा, दैट विल नॉट वर्क। दूसरे में आता है लोन बॉन्ड्स साइन बिटवीन मनी लेंडर एंड द रैयत्स वुड हैव वैलिडिटी ओनली फॉर 3 years। ठीक है, ओके। फिर लोन बॉन्ड्स कुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय मनी लेंडर्स, मतलब कि लोन बॉन्ड्स अगर मनी लेंडर ने साइन करवाया है, ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि आपने मदर इंडिया मूवी देखा होगा, उसमें एक सुखी लाला थे जो लोगों को कर्ज दिया करते थे, तो उसमें उसके बदले वो कागज़ पे अंगूठा लगवाया करते थे कि मैंने इतना कर्ज लिया है और मैं इतना ब्याज दूंगा और इतना प्रिंसिपल रेट है। ओके, तो एग्जैक्टली सेम वो जो पेपर था वही लोन बॉन्ड होता है, हुआ करता था पुराने टाइम में। ठीक है, कई जगहों पे अभी भी ये चलता है। तो लोन बॉन्ड जो है मनी लेंडर्स और रैयत के बीच का, उसकी वैलिडिटी जो होती है वो 3 साल, ये ऑप्शन बी है। और ऑप्शन सी में है कि लोन बॉन्ड जो है वो मनी लेंडर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, मतलब कि अगर किसी ने पे नहीं किया, ठीक है, तो उसको एविक्ट कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ
दैट लोन बॉन्ड, मतलब कि मनी लेंडर के पास ये पावर नहीं होगा कि वो एविक्ट कर सके पीजेंट को। तो ये भी एक्सट्रीम ऑप्शन लग रहा है। अगर लोन बॉन्ड हाथ में है मनी लेंडर के तो वो उसको डेफिनेटली एग्जीक्यूट कर सकता है। फिर ऑप्शन डी, लोन बॉन्ड्स वुड हैव वैलिडिटी फॉर 10 ईयर्स। लोन बॉन्ड्स जो है उसकी वैलिडिटी 10 साल की होगी। अब ये देखिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। आप देखिए 5 साल तो सरकारें नहीं टिकती आज के टाइम में, उस टाइम में 10 साल का कोई वैलिडिटी होना लोन बॉन्ड्स का, दिस इज़ टू मच, दिस इज़ ऑलमोस्ट इंटरजेनरेशनल। और अगर इतने लंबे लंबे गैप का लोन अगर देगा कोई भी साहूकार और कोई भी पीजेंट लेगा तो उसको पे करने में कितने सालों साल उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर वो लोन नॉन परफॉर्मिंग हो गया, मतलब कि उससे रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो वो 10 साल तक वेट करना पड़ेगा रिकवर करने के लिए मनी लेंडर को। तो ये भी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो आई थिंक ये रिजेक्ट हो जाएगा। और मेरे हिसाब से जो 3 साल का जो वैलिडिटी है लोन बॉन्ड का वो सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है और बी ऑप्शन होना चाहिए। तो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए यहाँ साथ योर लिमिटेशन लॉ वॉज पास बाय ब्रिटिश टू चेक एक्यूमुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, एग्जैक्टली क्या आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। कि कई बार ऐसा होता था कि एक्यूमुलेट जो इंटरेस्ट था, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होते थे और वो कई बार पाइलअप होते जाते थे, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट पे, और वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता था इन टर्म्स ऑफ अमाउंट जिसको कि पे नहीं कर पाते थे रैयत। ठीक है, तो इसमें दो प्रॉब्लम था कि एक तो कि इंटरेस्ट ही पहले अपने आप में हाई है, और दूसरा कि उसमें इंटरेस्ट का एक्यूमुलेशन हो जाता था। तो ये दोनों चीज़ें क्या होता था कि रैयत जो था, जो आपका किसान था, छोटा किसान था, वो एक्सप्लॉइट होता था। ठीक है, तो लिमिटेशन लॉ लाया गया था उनके जो मनी लेंडिंग एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करने के लिए, कि जो साहूकार जो लोन दे रहे हैं और लोन की सर्विस कर रहे हैं पीजेंट्स, उसको कंट्रोल किया जाए, इसलिए लिमिटेशन लॉ लाया गया था। और कहा गया कि कोई भी लोन जब जो किसान को दिया जाता है उसका पीरियड 3 साल से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, 3 साल में वो लोन चुक जाना चाहिए, उस लोन का सर्विसिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए और अकाउंट जीरो हो जाना चाहिए। ये नहीं कि 7 साल से कोई लोन चल रहा है, 10 साल से कोई लोन चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो उसको, ताकि इससे क्या होता, मतलब इस लॉ का इंटेंट क्या था कि इससे क्या होगा कि आपका जो मनी लेंडर है वो लंबे समय तक ऐसे लोन के इन्फ्लुएंस में मनी लेंडर को पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और पीजेंट्स का इससे भला हो पाएगा। तो इसका इंटेंट मेनली था कि पीजेंट्स को मनी लेंडर के चंगुल से बचाना। बट इसका रिपरकशन क्या हुआ, तो पहली चीज़ तो हम ये समझ गए यहाँ पे कि इसका एम क्या था। तो नेक्स्ट टाइम द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड कि व्हाट वाज द एम ऑफ लिमिटेशन लॉ। तो इसमें मेन एम था टू प्रोटेक्ट पीजेंट्स फ्रॉम मनी लेंडर्स। ओके, ताकि इंटरेस्ट पाइलअप ना हो और वो लंबे समय तक एक लोन के गुलाम न रहें, एक लोन में बंधे हुए न रहें। ठीक है, लेकिन इसका रिपरकशंस क्या हुआ, पहला तो ये कि जो बॉन्ड है, ठीक है, जब उनको पता चल गया, मनी लेंडर्स मेनली पढ़े लिखे होते थे, जबकि पीजेंट्स होते थे वो पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो उस केस में मनी लेंडर्स अपने हिसाब से डिक्टेट करते थे टर्म्स, कुछ अपने हिसाब से कोई फिक्टिशियस अमाउंट भर दिया करते थे। ठीक है, कोई भी फिक्टिशियस अमाउंट भर दिया पेपर पे और चाहे काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता था पीजेंट्स को इस वजह से। और वो जो बॉन्ड होता था, लोन बॉन्ड होता था, वो एक्सप्लॉइटेशन का एक नया ज़रिया बन के सामने आता था। उसमें एक प्रॉब्लम ये भी देखा गया कि हर 3 साल पे नया बॉन्ड इशू होने लगा। मतलब मनी लेंडर को पता होता था कि 3 साल से ऊपर ये वैलिड होगा नहीं, तो 3 साल जैसे ही पूरा होने आता था और जो बकाया होता था राशि उसको ऐड करके, ठीक है, विथ न्यू इंटरेस्ट रेट, कई बार तो एक नया लोन बॉन्ड इशू कर दिया जाता था। तो इस तरह से हर 3 साल पे वो रिन्यू करने लगे बॉन्ड को, और वो हर वही पुरानी परंपरा कायम हो गई। ठीक है, तीसरा कि कोई इनफॉर्मल लेंडिंग जो था, इनफॉर्मल लेंडिंग का जरिया नहीं रहा। इनफॉर्मल लेंडिंग में क्या होता था कि कई बार रिलैक्स्ड टर्म्स पे, मतलब कि इजी टर्म्स पे किसान को दया करके दे दिया जाता था कि
आप काम चला लो तब तक के लिए, या फिर कम इंटरेस्ट पे करो, लंबे समय तक करना आराम से। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन का कोई स्कोप ही नहीं था, 3 साल मैक्सिमम था, तो उसमें इंटरेस्ट रेट तो हाई होना ही था, ठीक है। और चूँकि बॉन्ड वाज कंपलसरी, उसके 3 साल के बियॉन्ड नहीं जा सकते थे, ना ही आप लीगल बॉन्ड को अवॉइड कर सकते थे। तो उस केस में कोई ऑप्शन भी दूसरा ना बचा। तो इसका में 3 प्रॉब्लम थी मेनली। पहला कि हर 3 साल पे रिन्यू कर दिया जाता था। दूसरा कि जो रैयत था वो इलिटरेट था। और तीसरा कि जो बॉन्ड था, लीगल बॉन्ड, वो कंपलसरी था और वो अपने आप में बहुत एक्सप्लॉइटेटिव था, क्योंकि वो दूसरा रास्ता छोड़ता नहीं था कोई, ठीक है। 3 साल का ही बॉन्ड है, उसमें इंटरेस्ट रेट हाई रहेगा ही अगर वो कम टर्म का बॉन्ड है तो, ठीक है। तो दिस वाज लिमिटेशन लॉ। अब अगेन चूंकि मैंने ये कहा कि ये 2019 के सीरीज पेपर का क्वेश्चन है और इसका सोर्स है सेम चैप्टर जो अभी हमने डेक्कन राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखा। तो ये देखिए, अगेन चैप्टर का नाम ऊपर पढ़िए, कोलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। सेम चैप्टर, नीचे का पैराग्राफ देखिए, लिमिटेशन लॉ के बारे में ये पैराग्राफ है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आई एम सेइंग कि एनसीईआरटी का सेम चैप्टर से ये क्वेश्चन है और एनसीईआरटी से क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं और एक ही पेपर में एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछने में भी यूपीएससी को कोई परहेज नहीं है, ठीक है। सो आपको भी बार बार रिवीजन में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द समरी सेटलमेंट। अगेन आई एम सेइंग ये सीडीएस 2019 के जो पहला पेपर है उसका क्वेश्चन है, ठीक है। जब आप सेट ए खोलेंगे तो पहले पेज में ही ये सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। और ये अगेन फ्रॉम द सेम चैप्टर है। लेट्स सी द क्वेश्चन। द समरी सेटलमेंट ऑफ 1856 वाज बेस्ड ऑन which of the following assumption? The summary settlement of 1856 was based on which of the following assumption? मतलब समरी सेटलमेंट ऑफ 1856 लाया गया किस अजम्पशन के बेसिस पर। अब अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये भी एक क्वेश्चन है एग्रेरियन लॉ के ऊपर। पहले हमने देखा है एग्रीकल्चरलिस्ट एक्ट, फिर हमने देखा लिमिटेशन लॉ, और अब देख रहे हैं समरी सेटलमेंट ऑफ 1856। ये तीनों क्या है, देखिए वो चैप्टर है किस बारे में, जो अभी हमने देखा कि कोलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड चैप्टर का नाम है। ये पूरा चैप्टर ही यही है कि देश में मतलब कि जो रूरल इकॉनमी हमारा, जो ग्रामीण इकॉनमी है, उसमें एक्सप्लॉइटेशन कैसे हो रहा है, उसमें मनी लेंडर का क्या रोल है, उसमें पीजेंट का क्या रोल है, और गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है अपनी पॉलिसीज से, उसकी स्टडी है। और तीनों क्वेश्चन गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर ही है अभी तक, ठीक है। तो और अगेन हमने कहा कि पीछे के 2 क्वेश्चंस में हमने देखा कि उसमें पूछे जा रहे थे कि एम क्या है, किसी लॉ का जो लाने का एम क्या है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कोई लॉ लाया गया है, उसका अजम्पशन क्या है, मतलब क्या अज्यूम करके लाया गया है वो उस लॉ को, ठीक है। तो मतलब कि लॉ का आगा पीछा, मतलब कि एम क्या है, अजम्पशन मतलब कि उसका बेसिस क्या है, किस आधार पे लाया गया है, ये चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है द तालुकदार वेयर राइटफुल ओनर ऑफ द लैंड। ऑप्शन की पहला ऑप्शन ये कहता है कि तालुकदार को सही मालिक माना गया जमीन का, इसलिए लाया गया। दूसरा, द तालुकदार वेयर द इंटरलोपर्स ऑफ द लैंड विथ नो परमानेंट स्टेक इन द लैंड। इसका मतलब ये है कि तालुकदार जो थे वो बीच मान थे, मतलब कि एक तरह से जो मिडिल मैन है वो थे तालुकदार, और उनका कोई परमानेंट स्टेक नहीं था लैंड पे, मतलब कि लैंड में कोई उनका परमानेंट स्टेक है ही नहीं, ठीक है। बस वो एक माध्यम है कंपनी और पीजेंट के बीच का। फिर ऑप्शन सी है तालुकदार कुड एविक्ट द पीजेंट फ्रॉम द लैंड। तीसरे का ये आधार है कि जो तालुकदार जो है उनके पास शक्ति है रैयत को ज़मीन से बेदखल करने की। ऑप्शन डी है तालुकदार वुड टेक अ पोर्शन ऑफ रेवेन्यू विच फ्लो टू द स्टेट। ऑप्शन डी में ये कहता है कि कंपनी ये समझती है कि अगर तालुकदार होंगे तो जो स्टेट को रेवेन्यू प्राप्त होगा उसका एक हिस्सा तालुकदार को देना पड़ेगा। मतलब कि तालुकदार इज़ बेसिकली मतलब अननेसेसरी ऑर्गन है रेवेन्यू कलेक्शन का, जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कंसीड कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए उसको, ठीक है। तो ये अजम्पशन के बेसिस पे समरी सेटलमेंट ऑफ 1856 लाया गया। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से सही बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
ताल्लुकदार जो है वो परमानेंट स्टेक तो है नहीं उनका, पहली बात तो ये है यहाँ पे माना जा रहा है, ठीक है। और नो परमानेंट स्टेक होने के कारण वो बस इंटरलोपर्स हैं, मतलब कि वो मिडिल मैन की तरह हैं, ठीक है। इस अजम्पशन के बेसिस पे समरी सेटलमेंट ऑफ 1856 लाया गया था, ठीक है। तो अगर हम चारों ऑप्शन को इंडिपेंडेंटली एनालाइज करें, द ताल्लुकदार वर राइटफुल ओनर ऑफ द लैंड, ये सीधे सीधे ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये कंपनी इस कभी भी राइटफुल ओनर के रूप में ताल्लुकदार को रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, ठीक है। पहले तो ये सेकंड वाला तो ऑप्शन सही है। तीसरे में सी में देखें, ताल्लुकदार कुड एविक्ट द पीजेंट फ्रॉम द लैंड। यस, ताल्लुकदार के पास ये पावर होता था कि वो पीजेंट को एविक्ट कर सके लैंड से, लेकिन वो बेसिस नहीं है, मतलब वो अजम्पशन नहीं था समरी सेटलमेंट ऑफ 1856 का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेवेंस को समझना कि कोई चीज़ सही है या वो अलग मुद्दा होता है, और कोई चीज़ किसी चीज़ का सही एक्सप्लेनेशन है वो अलग मुद्दा है। और इसीलिए एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना जरूरी है कि आप दोनों के बीच डिफ्रेंशिएशन कर सकें, क्योंकि यूपीएससी के बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली तो अपने आप में सही होते हैं, बट लेकिन वो क्वेश्चंस के सही एक्सप्लेनेशन नहीं होते हैं, लेकिन या फिर यूँ कहें कि क्वेश्चन के सही आंसर नहीं होते हैं, ठीक है। तो फिर उसी तरह से डी ऑप्शन भी आप देखेंगे कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ताल्लुकदार को चलाता था, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये इंडिपेंडेंटली अगर देखा इस स्टेटमेंट की मेरिट बिल्कुल सही है, लेकिन एज अ आंसर टू द आस्क्ड क्वेश्चन ये क्वालिफाई नहीं करता, ठीक है। तो अब हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो आप ये देखिए एनसीईआरटी का पीडीएफ है चैप्टर 10 और 11, ठीक है। तो उसके जो 10th चैप्टर जो था वो कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड था, जो हमने बाकी के पीछे देखे। 11th आई थिंक ये 11th में ये एक्सप्लेनेशन दिया हो गया है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि एनसीईआरटी से ही ये क्वेश्चन उठाया गया, जिसमें साफ साफ लिखा है आफ्टर एनेक्सेशन द फर्स्ट ब्रिटिश रेवेन्यू सेटलमेंट known as the summary settlement of 1856 was based on the assumption, साफ साफ लिखा है कि assumption पे बेस्ड था, that the तालुकदार्स were interlopers with no permanent stakes in the land। ये सीधे सीधे पूछा गया क्वेश्चन है, लाइक अदर क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, और ये भी यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन हम नेक्स्ट करते हैं। The next question is, the Damin-e-Koh was created by British government to settle which of the following communities। Damin-e-Koh क्रिएट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी कम्युनिटी को सेटल करने के लिए। तो पहली चीज़ है कि पहले आपको पता होना चाहिए कि दामिन-ए-कोह है क्या। तो दामिन-ए-कोह है एक टेरिटरी है, ठीक है, जो बेसिकली यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, संथाल, मुंडा, ओरांस एंड सौरास, ठीक है। तो सही ऑप्शन है इसमें संथाल, ठीक है। संथाल रिवोल्ट हम पढ़ते हैं 1855 के अराउंड, जिसमें जो 1857 रिवोल्ट जस्ट पहले हुआ था। तो इसमें भी आप सेम क्वेश्चन है, सेम चैप्टर से है, ठीक है। जो कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड है उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन है, ओके। अभी मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे साफ साफ दिखा हुआ है दामिन-ए-कोह दिख रहा है। तो ये सेम चैप्टर से और सेम ईयर का क्वेश्चन है और सेम चैप्टर से पूछा गया है। तो इसमें बेसिकली ये है कि ये बनाया गया था एक टेरिटरी एज अ सोल्यूशन जब रिवोल्ट ख़त्म हुआ, और ये देखा गया कि सॉरी रिवोल्ट के पहले ही जो संथाल जिस एरिया में रह रहे थे वो एक अलग कम्युनिटी थी, एक अलग जनजाति थी जो एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल फॉलो करती थी। तो उनके एरिया को डिमार्केट करने के लिए दामिन-ए-कोह बनाया गया था, ठीक है, एक टेरिटरी था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा और हमने नोटिस किया कि जो प्रीवियस ईयर जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो काफ़ी इंटेंसिवली कुछ सेलेक्टेड पोर्शन से पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है, अगर 100 क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स में, तो 30 क्वेश्चन, 30 से 35 या 40 भी अगर कहें तो आराम से हम पहले से डिसाइड करके जा सकते हैं कि कौन से पोर्शन से किस तरह क्वेश्चन आते हैं, और कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स को पढ़ के बस, ठीक है। तो हमको किसी भी हालत में उसको नहीं छोड़ना चाहिए, और उसके लिए बेस्ट मेथड है कि यूपीएससी के द्वारा जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं और उसमें वो बार बार जो पैटर्न रिपीट कर रहा है उसको बार बार फॉलो करें उन सारे क्वेश्चंस को करके,
मतलब कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को करके। ओके, इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा रिवीजन एकदम सटीक होगा, ठीक है, मतलब एक्यूरेसी हमारी बढ़ेगी एग्ज़ाम को लेके। प्लस हम हमेशा एक हेल्दी पोर्शन ऑफ पेपर पहले से हमारा तैयार रहेगा। मतलब कि हम पहले से तैयार रहेंगे कि अगर मॉडर्न में है तो एग्रेरियन क्राइसिस से एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, गांधी मूवमेंट पे एक क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके लिए हम सारे रेडी रहेंगे। प्लस हमको ये भी पता होगा कि अगर कोई टॉपिक पूछा जा रहा है तो उसके कौन से एस्पेक्ट को पूछा जाएगा, अजम्पशन को पूछा जाएगा या ऑब्जेक्टिव को पूछा जाएगा, वो हमको हमें काफ़ी क्लियर रहेगा प्रीवियस ईयर से। अपार्ट फ्रॉम दैट we can develop skills to tackle real UPSC type questions, not like coaching or test series and all that, which is उसमें ज़्यादा मेहनत होती नहीं है, वो सीधे सीधे टेक्स्ट से उठा के क्वेश्चन डाल देते हैं। जबकि यूपीएससी क्वेश्चंस जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स में एनालाइज किए हैं काफ़ी अप्लाइड होते हैं, ठीक है। तो उसको समझने के लिए उन्हीं पेपर्स को करना बहुत ज़रूरी है। और मैं सीरीज़ ये कंटिन्यू करूँगा अगर आपका रिस्पॉन्स रहा तो। सो प्लीज़ मेरे को बताइए कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, या किसी भी तरह का कोई आपको सजेशन है या फिर क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।